नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना भी हालिया घटना है, यानी पास की ही घटना है, यानी परसों की ही बात है। और आज का स्टेट है हिमाचल प्रदेश। मुझे याद नहीं है कि पिछले 460-65 एपिसोड्स में हिमाचल के शायद एक दो इम्पॉर्टेंट घटनाओं का जिक्र मैंने किया होगा। अपेक्षाकृत बहुत शांत रहने वाला प्रदेश, अपराध की दृष्टि से बहुत, जैसे वो कहते हैं, नगण्य सा अपराध हिमाचल प्रदेश में होता है या हुआ है। कारण उसका ये है, पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत कम घनी बस्तियों वाला प्रदेश है। बहुत दूर दूर रमणीक पहाड़ियों पर बसे छोटे छोटे कस्बे और छोटे छोटे गांव हैं। एक दूसरे में आमद रफ्त बहुत अच्छी है, एक दूसरे से जान पहचान बहुत अच्छी है। शायद इसीलिए आपसी भाईचारा बहुत अच्छा है और इसीलिए अपराध सबसे न्यूनतम अपराध वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश की गिनती होती है। लेकिन 5 अप्रैल को अचानक एक जिला है हिमाचल प्रदेश में, ऊना, वो पूर्ववर्ती पंजाब प्रदेश से सटा हुआ या पूर्ववर्ती पंजाब के हिस्से वाला ये ऊना जिला। और ऊना जिले का भी कस्बा है अंब। अंब कस्बा से ही आप समझ गए होंगे, धार्मिक जो अंबा का स्वरूप है, जिसे कहते हैं देवी का स्वरूप है अंबा, उसके बड़े मंदिर होने के कारण उस जिले का ही नाम अंब पड़ा है। अंब उस क्षेत्र का, उस कस्बे का नाम अंब पड़ा है, जिला तो ऊना ही है। अंब के प्रतापनगर क्षेत्र में, मोहल्ले में, शाम को करीब 5 बजे एक महिला अपने घर में घुसी। घर में घुसते ही उसने देखा कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री, जिसका नाम प्राची राणा था, वो खून से लथपथ सामने वाले कमरे में ही पड़ी है। उसके गले को रेता गया है। हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उसका सबसे शांत जिला ऊना, ऊना का भी कस्बा अंब, वहां के लिए ये बहुत बड़ी वारदात थी। शोर मचाती हुई वो बाहर निकली। पूरा कस्बा इकट्ठा हो गया। थाने को सूचना गई। वहां पर सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व, चूंकि क्राइम बहुत कम होता है, इसलिए जो भी क्राइम होता है उसमें एसओपी को अच्छी तरह फॉलो करते हैं लोग। क्राइम सीन को अच्छी तरह प्रिजर्व किया गया। डॉग स्क्वाड को जिला हेडक्वार्टर से, ऊना से बुलाया गया। फॉरेंसिक की टीमें भी आ गई। जितने भी वहां पर क्लीन सरफेस या चमकीली सरफेस या शाइनिंग सरफेस वाली जितनी भी चीजें थीं, सबके फिंगरप्रिंट उठाए गए, फोटोग्राफ लिए गए, वीडियोग्राफी की गई। डॉग स्क्वाड से भी कोई बहुत ज्यादा मदद नहीं मिली। डॉग स्क्वाड वहां से बाहर सड़क तक आया। थोड़ी दूर इधर उधर जाकर फिर वो कंफ्यूज हो गया। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, ऐसे इलाके जहां पर पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां या पेट्रोल और डीजल की महक ज़्यादा होती है, वो ह्यूमन सेंस जो उसका है, ह्यूमन सेंस, ह्यूमन महक, मानवगत जो उसकी सूंघने की शक्ति होती है, उसको ये पेट्रोल और डीजल की दुर्गंध या गंध ओवर पावर कर देती हैं। कस्बे के लिए ये बहुत बड़ी घटना थी। पूरा कस्बे की दुकानें बंद हो गईं। 15 वर्षीय एक बच्ची की गला रेत कर हत्या हुई थी। वहां के एसपी ऊना श्री अरिजीत सेन ठाकुर मौके पर पहुंच गए। सारी टीमें बनाई गई। जानने की कोशिश की गई
कि घर में उस वक्त या दोपहर के वक्त, क्योंकि इनकी माँ काम करने की दृष्टि से 10 या 11 बजे निकल गई थी माँ और पिता, लड़की घर में अकेली थी और घर में आने जाने का एक ही दरवाजा था। अच्छी तरह से जब क्राइम सीन को देखा गया तो यह पाया गया कि फोर्स्ड एंट्री नहीं थी, यानी दरवाजा तोड़कर, दरवाजे के साथ जोर जबरदस्ती करके या बलात् उसमें घुसने की कोशिश की गई हो, इस प्रकार के कोई निशान मौजूद नहीं थे। मीनिंग देयर बाय कि फ्रेंडली एंट्री मानी गई, कि जो कोई भी भीतर गया वो उसकी ये फ्रेंडली एंट्री थी, यानी उसके भीतर आने पर किसी ने आपत्ति नहीं की थी। आसपास सीसीटीवी लगे हुए थे, लेकिन अरिजीत सेन ठाकुर ने बताया कि आसपास जिन लोगों ने अपने यहां सीसीटीवी सुरक्षा के दृष्टिकोण से कह लें या कहीं कहीं व्यवसायिक दृष्टिकोण से जिन लोगों ने लगाई हैं, वो सिर्फ सीसीटीवी की फुटेज लाइव अपने कैमरे पे देखने के लिए लगाए हैं। किसी में भी स्टोरेज की व्यवस्था नहीं थी। कम से कम उस मोहल्ले में या उस घर के जो अप्रोच रोड्स हैं या एग्जिट रोड्स हैं, उन पर लगे हुए किसी भी सीसीटीवी कैमरे में स्टोरेज की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए कोई फुटेज नहीं मिल सकी। एक टीम इस बात पे लगाई गई कि यहां पर दोपहर में आने जाने वाले लोग, यानी फेरी वाले लोग कौन कौन से हैं। मोहल्ले वालों से ये जानकारी इकट्ठा की गई, कौन कौन से सब्जी वाले, कौन कौन से बर्तन वाले, कौन कौन से कबाड़ी, कौन कौन से रद्दी अखबार या रद्दी कागज लेने वाले, जो फेरी वाले लोग चक्कर लगाते हैं ऐसे समय में कि घर में शांतिपूर्वक लोग होंगे, घर के मेल मेंबर्स नौकरी पे गए होंगे, बच्चे पढ़ने गए होंगे, तो आराम से वो इस तरह की खरीद फरोख्त कर लेते हैं। और ऐसे फेरी वालों को सामान्य रूप से मोहल्ले वाले जानते हैं। लिस्ट बनाई गई और उस लिस्ट के मुताबिक उन फेरी वालों से एक एक करके पुलिस ने पूछताछ शुरू की। पूरे दिन इस प्रोसेस में लगे, बुलवाया जाता था, मोहल्ले के लोगों से पहचानवाया जाता था, ये पूछा जाता था कि उस दिन यानी घटना वाले दिन यानी 5 अप्रैल 2022 को क्या ये आया था, किसी से खरीद फरोख्त की थी। इस तरह की तमाम बातें पूछने के बाद भी कोई बात बहुत मुफीद निकली नहीं। इन्वेस्टिगेशन में पब्लिक का प्रेशर बढ़ रहा था। मैंने बताया ना कि ये अनहोनी सी ये घटना हुई थी अंब कस्बे में। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में वहाँ मर्डर जैसी कोई बात, वो भी एक नाबालिग लड़की के मर्डर की बात, बहुत रेयर केसेस में ऐसा हुआ था। फिर टीम ने दूसरा सजेशन भी दिया कि साहब जो रेगुलर आने वाले हैं, ये तो फेरी वाले तो इरेगुलर हैं, कभी इस गली में गए, कभी उस गली में गए, कभी उस गली में गए, लेकिन जो रेगुलर विजिट करने वाले हैं उनकी भी लिस्ट बनाकर उनसे पूछताछ की जाए। रेगुलर वालों में दूध वाला, अखबार वाला, सब्जी वाला, जो लगभग हर दिन उन्हीं मकानों में या उसी तरफ के मकानों में या उसी लोकेलिटी में रोज आते हैं, उनकी लिस्ट बनाई गई। सब्जी वाले जो आते हैं उनसे पूछताछ की गई, उनसे कोई बात नहीं निकली। दूध वाले का टाइम फिक्स होता है, सवेरे वो सुबह 8 से 9 के बीच में या 7 से 8 के बीच में। चूंकि वहाँ जनसंख्या बहुत कम है, ये भी घर मुख्य कस्बे से दूर अलग पहाड़ी पर बना हुआ घर था। बाकी 3-4 घरों के क्लस्टर्स वहाँ आसपास थे। कोई बहुत बड़ी डेंस लोकेलिटी वहाँ पर नहीं थी, इसलिए ये पहचानने में बहुत दिक्कत नहीं हुई कि कौन कौन लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंट करते हैं। दूध वाले को बुलाकर पूछा गया, उसने सारी बातें बताई कि साहब घंटी दबाने पर, आवाज़ लगाने पर फलां बाहर, उनकी माँ बाहर निकली थी, स्टील के कटोरे में, भगोने में या दूसरा बर्तन, जग जो भी ले आई थी, उसमें उनको इतना दूध दिया गया। तय हो गया कि ये आदमी जेन्युइन है,
आया था, दूध दिया, चला गया। लास्ट में बारी आई अखबार वाले की। अखबार वाला उस लोकेलिटी में कहां कहां अखबार देता था। यह पता लगा कि इस लोकेलिटी में आने वाला एक 20-22 साल का नवयुवक लाइन से उस लोकेलिटी में 6 या 7 मकानों में अखबार दिया करता था। अखबार देने का टाइम भी उसका वही 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में, जो टाइम सब जगह है लगभग वही टाइम वहां भी था। पुलिस ने उससे गंभीरता से पूछताछ की। वो एक ही रट लगाया हुआ था कि सवेरे में इतने बजे से इतने बजे के बीच में गया था। लेकिन आसपास के लोगों ने बताया कि इसे दिन में 1 बजे भी हम लोगों ने देखा था। यह अक्सर इस रोड पर बिना काम के भी साइकिल से आया जाया करता है। घटना वाले दिन जो कोइंसिडेंस हुआ कि उसी समय सब्जी वाला आया था, उसी समय कोई फेरी वाला आया था और उसी समय ये वहां आसपास के लोगों को दिखाई दिया था। बहरहाल अच्छे से तरीके से पूछना शुरू हुई, क्योंकि उसके बयानों में विरोधाभास था। थोड़ी आओ भगत के बाद, थोड़ी खातिरदारी के बाद अपनी रंग पर आ गया और उसने बताया कि ये मैंने कत्ल किया है। उस अखबार वाले का नाम था आसिफ, अंब के वार्ड नंबर 3 का रहने वाला आसिफ मोहम्मद उर्फ हनी, सन ऑफ ताज मोहम्मद। पूछा गया बात क्या है, ऐसा क्यों किया? कम उम्र की बच्ची थी, ऐसा क्या था तुमने उसको कि तुमको उसकी हत्या करनी पड़ी या तुमने उसकी हत्या की? उसने बताया कि मैं प्लम्बरिंग का काम करता था और करीब 11 महीने पहले घर में प्लम्बरिंग के सिलसिले में इस घर में मैं आया था। तभी मैंने उस लड़की को देखा था। फिर मैंने उसके स्कूल आने जाने के वक्त में उसे देखना शुरू किया, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगा कि उनके घर वालों या मोहल्ले के दूसरे लड़कों को भी यह शक हो गया कि यह बार बार यहां क्यों घूमता है। इसके घर पर रोज जाने या इसको देखने का एक तरीका मैंने तलाश किया। मैंने उस अखबार के एजेंसी से संपर्क किया जिसके हॉकर्स उस इलाके में अखबार बांटने के लिए आते थे। उनसे, जो 25-30 मकानों में बांटते थे, उनसे बांटने का किराया, यानी अगर हम अकेले बांटते हैं 100 घरों में, तो हमने 20 घरों को किसी दूसरे को रेंट पर दे दिया कि ठीक है, इसका 100% प्रॉफिट मैं नहीं लूंगा, मैं 20% लूंगा या 25% लूंगा या 50% लूंगा, लेकिन 20 घरों में तुम बांटोगे। लेकिन ये मुख्य हॉकर की तरफ से नहीं हुआ, ये प्रपोजल इसकी तरफ से था कि इस लाइन के सभी मकानों में मैं अखबार दे दूंगा, इसके बदले में मैं इतना पैसा तुम्हें दूंगा। जो एजेंसी होल्डर था, जो हॉकर था, इस बात पर वो मान गया कि पैसे भी मिल जाएंगे, इन 10, 12, 15 मकानों में अखबार बांटने की उसकी मेहनत भी कम हो जाएगी। मैं हर दिन सबसे बाद में इसी मकान में अखबार बांटने आया करता था। लड़की का ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैं बहुत जोर जोर से चिल्ला के अखबार अखबार कहता था, ताकि वो दरवाजा खोलकर अखबार ले जाए। और हफ्ते में 1-2 दिन मैं उसे देख लिया करता था। उसके बाद जब बिल देने की बात होती थी, हमारा जो मुख्य हॉकर था, हमारा जो एजेंसी वाला था, वो बिल डिस्ट्रीब्यूट करके उसका पैसा लाने को कहता था।
तो बिल का काम भी अखबार बांटते समय किया जाता है। 2-3 महीने मैंने उसे उसी समय में जब हम अखबार देते हैं उसके साथ चिल्ला कर कि ये बिल है, कल इसका पैसा निकाल कर रखिएगा, मैं पैसा ले जाऊंगा। लेकिन टाइम वही होता था 7 से 8। मेरे दिमाग में ये आया कि अगर मैं ये बिल में दोपहर में, चूंकि साल भर से रैकी करते करते, आसपास घूमते घूमते, चक्कर लगाते लगाते मुझे भी आइडिया हो गया कि ये किस दिन और किस समय घर में अकेली होती है। उस दिन में 1 बजे बाहर आकर उसने जोर से आवाज लगाई कि अखबार का बिल है। लड़की अकेली थी, उसने दरवाजा खोल दिया। मैंने कहा पैसा दे दीजिए, मैं लेके जाऊंगा, मालिक नाराज हो रहा था। वो भीतर पैसा लेने के लिए गई, मैं भीतर चला गया, पहुंच गया। जब वो पैसा लेकर आई तो मैं चूंकि साल भर से उसे देखने की जिद, उसे पाने की जिद, उसे आप कुछ भी कह लें, जो इस तरह के लोग होते हैं उनके मन में किस तरह की बातें होती हैं, उसने उससे छेड़छाड़ शुरू कर दी। छेड़छाड़ की शुरुआत होते ही लड़की ने रेजिस्ट किया, मना किया, चिल्लाई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी। मेज पर लोहे का पेपर कटर, जो आप देखते हैं कि पेपर काटने वाला, एक बहुत पहना तो नहीं होता वो छुरा जैसा, लेकिन थोड़ा सा ब्लंट होता, छुरी जैसा ही है। वो पेन, पेंसिल, स्टेपलर पिन, इन सब के साथ वो पेपर कटर भी रखा हुआ था। इसकी निगाह पड़ी और गुस्से में उस पेपर कटर से उसने 15-20 बार उसकी गर्दन पे कर दिए। वो वहीं गिर पड़ी, बुरी तरह से उसके गर्दन से खून निकल रहा था और वहां से वो भाग गया। जैसे ही ये खबर लगी थाने पर कि इसी व्यक्ति ने, यानी जो आसिफ है, मोहम्मद आसिफ और हनी, इसने हत्या की है, हत्या की बात इसने कबूल की है। वो जो पेपर कटर था उसने जहां फेंका था, कमरे में ही फेंका था, रिकवर हो गया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बुलाए गए, उस पर जो कुछ भी फिंगरप्रिंट्स थे वो लिफ्ट किए गए। बड़ा नेचुरल है, इससे बड़ा कोई एविडेंस नहीं रहा होगा। पूरा अंब कस्बा, अंब मोहल्ला टूट पड़ा थाने पर। करीब 700-800 लोगों ने थाने का घेराव किया और ये कहा कि इसे हमें सौंप दिया जाए। अरिजीत सिंह ठाकुर जो ऊना जिले के कप्तान थे, उनको मौके पर आना पड़ा समझाने के लिए कि ये असंवैधानिक, इल्लीगल, या ये कह लें कि ये कानून के विपरीत है कि मुलजिम को हम आपके सुपुर्द करें। लेकिन चूंकि मरने वाली बच्ची 15 साल की थी और दूसरे संप्रदाय से थी, मारने वाला 23 साल का था और दूसरे संप्रदाय का था, राजनीति ने अपनी जगह ले ली। भीड़ इकट्ठा हुई, घंटों लगे पुलिस को भीड़ को वहां से हटाने के लिए। फिर उसे अगले दिन अदालत में पेश किया गया। उस भीड़ में जो मुखर थीं वो थी वहां नगर पंचायत की चेयरपर्सन इंदु धीमान, प्रतिष्ठित महिला हैं। उन्होंने पुलिस के साथ सबको समझाने का प्रयास किया कि आप लोग शांतिपूर्वक जाएं, कानून को अपना काम करने दें। तब जाकर ये भीड़ वहां से हटी। इसी बीच जब मुलजिम को कोर्ट में पेश किया गया तो वहाँ बार एसोसिएशन जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट का है ऊना का, उसके एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रवि पाराशर ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा यह अपराध अब तक का सबसे बड़ा अपराध हम लोगों की जानकारी में, हमारे कस्बे में, हमारे टाउन में हुआ है, अंब में। इसलिए हम में से कोई भी मुलजिम की वकालत करने के लिए कोर्ट में नहीं खड़ा होगा।
ये वाकया 8 अप्रैल 2021 का है, 2022 का है। यानी आज 10 तारीख है, 9 है, कल का वाकया है ये। आज 9 अप्रैल है, कल का वाकया है ये 8 अप्रैल का। गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया गया। एविडेंस सब मिल गए। वो चाकू, पेपर कटर जिससे उसने मारा है, ब्लड, वहाँ पर चूंकि अच्छी तरह से प्रिजर्व किया गया था सीन ऑफ क्राइम, वहाँ जो फुटप्रिंट या जो शू के या चप्पल के जो निशान थे वो मिल गए थे। जो कपड़े उसने पहने थे वो मिल गए थे जिसमें ब्लड स्टेन्स मौजूद थे। इतना पर्याप्त है प्रोसिक्यूशन के लिए ट्रायल में उसके अपराध को साबित करने के लिए। ट्रायल में क्या होता है ये अगले कुछ दिनों में पता लगेगा। आज की घटना, मैंने इसके पहले कम से कम अपराध की 20 घटनाओं में अपने किस्सा गोई परिवार के लोगों को आगाह किया है कि जो भी फ्रीक्वेंट करने वाले लोग हैं आपके घर में, उन पर नजर रखें, खासकर उस समय जब आपके घर में महिलाएं या बच्चियां हों। उम्र का तो आप देख ही रहे हैं कि वो अभियुक्त 23 साल का और ये बच्ची 15 साल की। साल भर से एक तरफा कभी उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसीलिए जैसे ही उसने छेड़खानी शुरू की, उसने, लड़की ने इसका प्रबल विरोध किया। तो जो फ्रीक्वेंटर्स हैं, यानी रोज विजिट करने वाले, दूध वाले, सब्जी वाले, अखबार वाले, सफाई वाला, कूड़ा लेने के लिए जो व्यक्ति आता है, अब वहाँ क्या सिस्टम है ये पता नहीं, लेकिन नॉर्थ इंडिया की इस हिंदी बेल्ट में जहाँ बहुत डेंस लोकेलिटी है, वहाँ नगर निगमों ने और टाउन एरियाज ने वो कूड़ा कलेक्शन का एक अभियान है, बड़ा अभियान है कि आपके घर से वो कूड़ा कलेक्ट करके ले जाते हैं। वही आदमी प्रतिदिन कूड़ा कलेक्ट करने के लिए आता है। आप भी देखिएगा, वो आते ही आवाज़ लगाता है और घर से कोई न कोई उसको पॉलीथीन में वो कूड़ा ला कर देता है, जिसे वो उस गाड़ी में, या कहीं कहीं तो जैसे लखनऊ में वो एक छोटा हाथी टाइप का छोटा व्हीकल है जिस पर वो लाद के ले जाता है। या फिर घर के भीतर फ्रीक्वेंट करने वाले रेगुलर विजिटर्स, जैसे ट्यूशन का टीचर है, जैसे फेरी वाले हैं, साड़ियों के फेरी वाले, बर्तन के फेरी वाले, छोटे मोटे सामान के फेरी वाले। दिन में महिलाएं घर में मिलती हैं, खाली रहती हैं, वो भी आराम से बैठ के पानी पीते हैं, अपनी बात कहते हैं, सामान देते हैं, लेते हैं, पैसा लेते हैं, चले जाते हैं। अगर ऐसा फ्रीक्वेंट करने वाला लगातार आपके घर में, घर के आसपास या मोहल्ले में हो, तो कोशिश ये की जाए कि मेल मेंबर ही उनसे कन्वर्सेशन करे, मेल मेंबर ही बात करे। लेकिन जैसा कि इनके यहाँ ये संभव नहीं था कि दिन में खाली महिलाएं या बच्ची ही घर में रहती थी, खिड़की से बात करिए। कभी भी इनको एक्सेस घर के भीतर मत दीजिए। अगर ज़रूरी है, ट्यूशन का टीचर है तो आएगा, घर में ही पढ़ाएगा, वो सड़क पर नहीं पढ़ाएगा। तो कम से कम बच्ची की बड़ी बहन हो, बड़ा भाई हो, पिताजी हों, माताजी हों, ये ज़रूर अगल बगल से कहीं न कहीं से निगाह रखें। एक बात और मैं कहूँगा, फिर आज लोग लिखेंगे, जब जब मैंने ये बात कही है कि आप सुपरविज़न, आप निगाह, जिसको कड़ी निगाह कहते हैं, या ये कहते हैं कि निगाह रखिए सिर्फ, जब जब मैंने ये बात कही है, किसी ना किसी हमारे परिवार के सदस्य ने ये लिखा है कि साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्या बच्चियों को ताले में बंद करके रखा जाए? मैंने कभी नहीं कहा बच्चियों को या छोटे बच्चों को, चाहे वो मेल हों चाहे फीमेल हों, उनको पूरी स्वच्छंदता देना आपका काम है, आप पेरेंट हैं।
उन्हें खेलने भी जाना है, उन्हें दोस्तों के साथ भी जाना है, उन्हें दोस्त अगर घर में आते हैं तो उनके साथ खेलना है, कूदना है, कोई रिश्तेदार आता है तो उससे भी मिलना है, लेकिन ये सब आपके सुपरविज़न में होना चाहिए। मेरा कतई मतलब नहीं है कि बिल्कुल आप उसको एक कमरे में रख के ताला बंद कर दीजिए, किसी दूसरे से न वो मिल पाए, न देख पाए, न जा पाए, न खेल पाए, ऐसा नहीं है। आप लापरवाह मत हों, आप इतना भी बेपरवाह न हो कि माँ साहब आए हैं, आप इतना भी बेपरवाह न हो कि मोहल्ले का लड़का आया है, दोस्त है, मैं जानती हूँ या जानता हूँ, उसके पिता को भी जानता हूँ, उसके घर वालों को भी जानता हूँ, इतना बेपरवाह मत होइए। ये बहुत गंभीर घटना थी जो हिमाचल प्रदेश में हुई है। आप नेट पे सर्च करें, 5 अप्रैल की यह घटना है। नाबालिग बच्ची को ब्रूटली मारा गया था। तरह तरह से इसको इंटरप्रेट किया गया है, राजनीतिक लोगों ने अपने चश्मे से देखा है, लेकिन घटना हुई है। लेकिन एक बच्ची की हत्या हुई है, लेकिन बिना अपराध किए उसकी हत्या हुई है। उसे भी बहुत लंबा, बहुत दिनों तक जीना था, उसके भी अरमान रहे होंगे। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि साल भर से कोई उस पर गंदी या बुरी निगाह रखता है। घर वाले भी शायद बेपरवाह थे, उन्हें नोटिस करना चाहिए था कि क्यों एक अखबार वाला पूरा दम लगाकर सवेरे चिल्लाता है अखबार, और सिर्फ आप ही के घर में चिल्लाता है, किसी और के यहाँ नहीं चिल्लाता है। बाहर निकलकर पूछना चाहिए था। चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप फेंक कर चले जाइए, हम उठा लेंगे। बाहर का आदमी हमारा अखबार उठाने नहीं आएगा। कहीं न कहीं चूक जरूर हुई कि वही आदमी जब प्लम्बरिंग का काम खत्म हो गया उसके बाद भी चक्कर लगा रहा है, और कोई काम तो नहीं रह गया, फलां चीज़ टूटी हुई है ठीक कर दूं, फलां जगह लीकेज था ठीक कराएंगे। आपको समझना चाहिए था, जब सारे काम खत्म हो गए आपने हाथ जोड़ लिया कि भाई अब हमारा कोई काम नहीं है, मुझे मत परेशान करो। फिर भी वो चक्कर लगाता रहा और उसने नया तरीका निकाल लिया। आपको तो पता होगा कि यही वो लड़का था जो यहाँ प्लम्बरिंग के लिए 4-5 दिन घूमता रहा। यही लड़का था जो आज से 10-12 महीने पहले प्लम्बरिंग का काम हमारे यहाँ किया है, और यही फिर अखबार बांट रहा है। तो उससे पूछ लिया होता ऐसी क्या मजबूरी है, घर की बैकग्राउंड का पता कर लिया होता, आपने उसे टोका टाकी की होती। हमारे यहां पुलिस में हमेशा कहा जाता है कि टोकना कभी बंद मत करिए। वर्दी अगर किसी ने सही तरीके से नहीं पहनी है तो उसको इग्नोर मत करिए, उसे टोक दीजिए। टोपी सही नहीं लगी है, बेल्ट सही नहीं है, जूते का फीता सही नहीं है, 5 आइलेट्स वाले जो लेसेस के जूते हैं जो यूनिफॉर्म में हैं, अगर वो 2 आइलेट का पहने हैं या 3 का पहने हैं तो टोकना जरूर चाहिए। ये ठीक है कि इससे बहुत छोटी छोटी गलतियों के लिए सजा नहीं देनी चाहिए, लेकिन टोकना जरूर चाहिए। ये सब पर लागू होता है। अगर टोका टाकी हुई होती तो शायद उसके दिमाग में भी ये हो गया होता, जैसा उसने बताया कि बार बार वहाँ चक्कर लगाने से उसे ये एहसास हुआ था कि मोहल्ले के कुछ लोग या कुछ लड़के उस पर अब नज़र रखने लगे हैं कि ये बिना वजह क्यों यहाँ घूम रहा है। और अगर घर वालों ने टोका टाकी की होती तो शायद उस मासूम बच्ची की जान न जाती। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।